सो इन लास्ट क्लास वी वर डूइंग फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल-क्राफ्ट मैंने तुम्हें बताया था कि दो साइंटिस्ट थे और दोनों का नाम कंबाइन करके उसे फ्रेडल-क्राफ्ट रखा गया था। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दे एक्चुअली फाइंड आउट टू डिफरेंट मेथड्स, एक एल्काइलेशन के लिए और एक एसाइलेशन के लिए, जिसके लिए हमें फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोला जाता है। सो बेंजीन के ऊपर एल्काइलेशन और एसाइलेशन करना पहले बहुत डिफिकल्ट था, बट जब इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, देन आज तक हमारे लिए बहुत आसान है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन करना। बेंजीन के ऊपर हम लोग अपनी इच्छा से कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी एसाइल ग्रुप आराम से लगा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि एल्काइलेशन तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आइसोमराइजेशन मैंने तुम्हें बताया था। तो कहाँ पे आइसोमराइजेशन फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे बनते ही नहीं हैं। उनको चाहे डायरेक्टली बनाना चाहे या इनडायरेक्टली बनाना चाहे, जो कार्बोकेटायन होता है वो प्राइमरी अगर बनना चाहे तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड इज H नेगेटिव। H नेगेटिव एक कार्बन से उछल के दूसरी कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाता है। जो सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसकी वजह से जब भी फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसमें एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन प्रोडक्ट देता है, और जो माइनर जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो हमारा एक्सपेक्टेड है तो वो बहुत ही कम बनता है। तो एल्काइलेशन के लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि जो हम लोग चाहते हैं, अगर मैं कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप लगाना चाहूँ जो प्राइमरी एक कार्बन से लग रहा है, तो वो लगाना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसको फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से नहीं बनाया जाता, उसको एक डिफरेंट मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज़्म की अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिज़्म में हम लोग AlCl3 यूज़ करते हैं। AlCl3 यहाँ पे एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड होने की वजह से बाद ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज कर देता है। AlCl3 का काम क्या होता है? पहली चीज़ हम लोग इसे एनहाइड्रस यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड, ये क्लोराइड को अपनी तरफ खींच लेता है। क्लोराइड और AlCl3 के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा कि जो कार्बोकेटायन है, एसाइल कार्बोकेटायन या एल्काइल कार्बोकेटायन बहुत आराम से जनरेट होंगे। बेंजीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, और बेंजीन क्या होगा, एसाइल क्लोराइड के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करती है। तो हमें क्या होता है, जनरेट करना पड़ता है एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच इज़ अ कार्बोकेटायन। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट करने के लिए हमारी AlCl3 बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए हम लोग AlCl3 को एज अ रिएजेंट एज वेल एज अ कैटलिस्ट कंसिडर करते हैं। एसाइलेशन मैंने बता दिया था। एसाइलेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरीके से एसाइलेशन होता है, एक तो एसिड क्लोराइड लेके कर सकते हैं और एक एनहाइड्राइड्स लेके यूज़ कर सकते हैं। सो दो तरीके के मेथड हैं, एसिड क्लोराइड यूज़ कर लो या एनहाइड्राइड यूज़ कर लो। इसमें से डिसएडवांटेज क्या होती है, एसिड क्लोराइड यूज़ करना कंपैरेटिवली अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये हैंडलिंग इश्यूज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। तो हमारे हाथों में या कहीं पर भी बॉडी पे गिरेगा तो इरिटेशन होगी। साथ में अगर ये आंखों में जाता है, जो कि जनरली रिएक्शन करते हुए जाता है, वॉलेटाइल होता है, तो इसलिए आंखों में चला जाता है और वहाँ से हमारे आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लैक्रीमेटरी इफेक्ट, मतलब कोई भी ऐसे केमिकल जो हमारे आंसू निकाल सके उसे हमें लैक्रीमेटरी बोलते हैं। तो ये जो लैक्रीमेटरी इफेक्ट है ये बहुत कॉमनली देखा जाता है एसिड क्लोराइड्स में, और ये बहुत ही हार्श होते हैं। इनके साथ रिएक्शन, इनको हैंडल करना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग लैब में जनरली, जैसे मैं भी अगर एसिटाइलेशन करता हूँ तो एसिटिक एनहाइड्रेट यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एसिटिक एनहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये आँखों में नहीं लगता या ये बॉडी के ऊपर इरिटेशन नहीं करता, तो इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। और बस यही है। तो मैंने तुम्हें बताया था ये जो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहली चीज़ कि हार्श कंडीशन यूज़ की जाती है। जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसको रिफ्लक्स करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा हार्श कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहता है। केमिकल्स जो होते हैं इसके टॉक्सिक होते हैं, चाहे AlCl3 ले लो या फिर एसिड क्लोराइड ले लो, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इनको डिफ़िकल्ट टू हैंडल होता है। इनकी कुछ इनहेरेंट सेलेक्टिविटी होती है। इनहेरेंट सेलेक्टिविटी मतलब अगर बेंजीन है तो उसके ऊपर एल्काइल या एसाइल ग्रुप लग जाएगा, लेकिन जो दूसरा या तीसरा एसाइल ग्रुप आएगा वो
डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पहला क्या लगा हुआ है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिनॉल और एनिलीन के साथ क्या होता है कि फिनॉल और एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं देते, आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू सेकंड्स। तो पहले हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग फिर से देखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म अगर मैं करना चाहूँ किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का, कोई भी एनहाइड्राइड मैं ले लेता हूँ। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, CH3 C11O O CO CH3। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। और लैब्स में जब मैंने तो प्रैक्टिकल के टॉपिक्स जब कराए थे तो मैंने बताया था एनहाइड्राइड कैसे प्रोड्यूस होता है। दो एसिटिक एसिड को कंबाइन कर दो, उसमें से वाटर निकाल दो और तुम्हें इजीली एनहाइड्राइड मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एल्काइलेशन, मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ डायरेक्टली, प्रोडक्ट वही बनेगा। हमें ये मिलता है, इसमें AlCl3 कॉमनली यूज किया ही जाता है। AlCl3 यूज करेंगे तो हम लोग ड्राई सॉल्वेंट यूज करेंगे, जैसे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यूज करने का रीजन क्या है, ड्राई ईथर यूज किया जाता है क्योंकि ड्राई ईथर में मॉइस्चर नहीं होता है। पहली चीज, ईथर खुद ही AlCl3 के साथ या खुद ही किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सॉल्वेंट अगर मैं चूज करना चाहता हूँ तो सॉल्वेंट चूज करने के लिए देयर आर फ्यू क्राइटेरिया। पहली चीज की जो सॉल्वेंट है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करे या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा इनएक्टिव हमें चाहिए होता है। दूसरा ये है कि हाँ, मतलब मेजरली यही है, और जो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो जनरली सोल्यूबल होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट सोल्यूबल नहीं है तो एटलीस्ट रिएक्टेंट तो सोल्यूबल होना ही होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट सोल्यूबल नहीं है तो फिर ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमें एक होमोजेनियस सिस्टम चाहिए होता है। अब इसका अगर मैं मैकेनिज्म करूंगा तो इसमें स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन ये होगा कि एसिडिक एनहाइड्रेट AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो AlCl3 के साथ ये रिएक्ट कैसे करेगा, AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऑक्सीजन है जिनके पास लोन पेयर है। तो कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसने अटैक किया मैं इसको दिखाता हूँ, ये क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक कर देगी। अटैक करने के बाद क्या होगा, अटैक करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और फिर ये एसाइल ग्रुप यहाँ से टूटेगा। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाएंगे। इधर जाने के बाद अलग हो जाएगा ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 CO O AlCl3। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव। तो ये दो कंपाउंड बन जाते हैं। अब मैं इसको अगर देखूं तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, ये लोन पेयर को वापस यहाँ पे डाल देंगे। लोन पेयर अगर यहाँ पे डाल दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड बन जाएगा। पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास आ गया और ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन होता है ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। ये हो गया स्टेप वन। नाउ विल टॉक अबाउट दिस स्टेप टू। अब वंस द कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड इट विल बी ट्रीटेड विद बेंजीन। तो ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड एक लोन पर ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है, बेंजीन के ऊपर आ जाता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा देता हूँ।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये है। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो प्रोडक्ट, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एंड व्हाट विल गेट, वापस कीटोन मिल जाएगा या एसाइलेटेड बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब ये जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, हमारे पास है CH3CO OAlCl3 नेगेटिव, ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके ये ऑटोमेटिकली दे देगा CH3CO OH प्लस AlCl, तो ऑटोमेटिकली हमें ये H प्लस रिएक्ट करके वापस हमें ये दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, AlCl3 फिर से जनरेट हो गया। और कोई भी कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फिर वो वापस रिएक्शन से निकल जाता है। तो AlCl3 ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और रिएक्शन के बाद फिर वो वापस बाहर भी निकल गया। तो AlCl3 इज डेफिनेटली ए कैटलिस्ट, बट इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलना अप्रोप्रिएट नहीं रहता। उसको हम लोग बोलते हैं एक लुईस एसिड है या एक रिएजेंट है, बट साथ में ये कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा या ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हो गया, तो इसकी जो दूसरा लिमिटेशन है, इसकी इनहेरेंट सेलेक्टिविटी। इनहेरेंट सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है, इनहेरेंट मतलब जो उसे बर्थ के टाइम पे मिलती है। ठीक है, इनहेरेंट मतलब जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी जो जितनी भी कमाई है, जितनी भी जायदाद है, वो सारा बच्चों को देते हैं, तो वो इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, तो वो हेरिडिटरी हमें जो चीज़ें मिलती रहती हैं अपने पूर्वजों से, उसको हम लोग इनहेरेंट बोलते हैं। तो इनहेरेंट सेलेक्टिविटी, ऐसी सेलेक्टिविटी जो बेंजीन की स्ट्रक्चर की वजह से है, उसे हम लोग इनहेरेंट सेलेक्टिविटी बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3 यहाँ पे है, CH3 है और इसके ऊपर मैं एल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करना चाह रहा हूँ, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करूंगा तो मेरे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। अब ये ऑर्थो पैरा क्यों बनता है, ऑर्थो पैरा तुम्हें पता होगा कि डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट और ये हो गया पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, सो ऑर्थो और पैरा दो तरीके के हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर, मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी में ये जनरेट होता है। ठीक, पहली चीज़ ये होगी। तो इसमें क्या है कि जो CH3 है, CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो नया CH3 है, जो एल्काइलेशन में जो नया CH3 हमें मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। दो आइसोमर बनेंगे जिसमें जो पैरा वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो मेजर अमाउंट में बन जाएगा। पहली चीज़ हमारी ये हो गई। अब मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ, जैसे OCH3, और इसमें मैं एसाइलेशन करने की कोशिश करता हूँ, CH3COCl, तो वही दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। इसमें से जो पैरा वाला होगा वो
मेजर होगा और दूसरा वाला क्या होगा, माइनर होगा। अब ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से आया, ये डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि ये जो OCH3 है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ लगे, ऑर्थो और पैरा पे लगे, जिसमें से पैरा हमेशा ही मेजर होगा। तो ये इनहेरेंट सिलेक्टिविटी है। अब देखो पोजीशंस कौन सी हैं, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, 5 पोजीशंस हैं और 5 पोजीशन में दो तो कॉमन हो गई, मतलब ये दोनों ऑर्थो हो गई और ये दोनों मेटा हो गई और एक पैरा। अब इसमें से कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो ग्रुप मेटा पे लग जाए, और व्हाट अबाउट अगर मैं मेटा पे लगाना चाहूँ, मैं अगर मेटा पे लगाना चाहूँ तो मैं CH3 यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऐसा क्या होता है कि इनकी इनहेरेंट सेलेक्टिविटी की वजह से जो कंपाउंड मैं बनाना चाहता हूँ वो कंपाउंड बनता ही नहीं है। मुझे मैं रिएक्शन करूँगा तो जो ये चाहेंगे, जो CH3 चाहेगा, जो OCH3 चाहेगा, या कोई उसके ऊपर ऐसा ग्रुप ऑलरेडी डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, वो जो चाहेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। और मैं अगर चाहूँ कि मैं CH3 लगा के मेटा पोजीशन पे लगा दूँ CH3, या मेटा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप लगा दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, एक इनहेरेंट सेलेक्टिविटी की बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं इसके साथ मेटा प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकता, विच इज़ अ बिग लिमिटेशन फॉर दिस रिएक्शन। और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन सबके साथ ये बड़ी सी प्रॉब्लम रहती ही है। सबके केस में क्या होता है कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे और मेटा प्रोडक्ट बनेगा अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास ऑर्थो भी प्रोडक्ट बन रहा है, पैरा भी प्रोडक्ट बन रहा है। पैरा ज़्यादा बनता है, 95% पैरा बन जाएगा और 5% में सॉरी ऑर्थो बनेगा। लेकिन मैं अगर ऑर्थो चाहूँ कि 90% में बना लूँ तो मेरे लिए ऑर्थो पोजीशन पे करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑर्थो कभी भी मेजॉरिटी में बनता ही नहीं है। और अगर मुझे मेजॉरिटी में बनाना है तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि पैरा पोजीशन पे कुछ और लगा दो पहले से। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे CH3 है और मुझे ये कंपाउंड बनाना है ये वाला। तो अब ये बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसको बनाने की वजह से, बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन करूँगा। एसाइलेशन करूँगा तो दोनों जगह पे हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो जाएगा, और पैरा मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक खेल लेता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि एल्काइलेशन कर देता हूँ पहले AlCl3 के साथ। तो इस केस में क्या होगा कि पैरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा। तो CH3 यहाँ पे बना और CH3 यहाँ पे बना। मैं सेम कंपाउंड तो नहीं बना सकता क्योंकि इनहेरेंट सेलेक्टिविटी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि ऑर्थो पे उसको मेजर पोजीशन पे लगा दूँ। उसके बाद मैं CH3COCl लगा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है, तो पैरा पोजीशन पे तो लग नहीं सकता। अब कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा। तो यहाँ पे 100% सिलेक्टिविटी के साथ, रेजियो सिलेक्टिविटी के साथ ऑर्थो प्रोडक्ट तो बन जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, एक CH3 भी साइमल्टेनियसली बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक काम की चीज़ है कि अगर मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनाना है, मेजॉरिटी में बनाना है, क्योंकि मेजॉरिटी में नहीं बनता है, तो मुझे पैरा पोजीशन को एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी चीज़ ऐसी लगानी पड़ेगी कि वहाँ पे पैरा पोजीशन बचे ही ना। अगर पैरा पोजीशन होगी ही नहीं तो वहाँ पे रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये एक दूसरा मेथड है। अब मैं अगर तुमसे बोलूँ कि तुम मुझे ये बना के दिखाओ तो कैसे बनाओगे। अगर हमें ये बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ही रिएक्शन करेंगे। पहले हम लोग एसाइलेशन करेंगे,
तो एसाइलेशन हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और पैरा प्रोडक्ट मेजॉरिटी में बनता है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, एल्काइलेशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है तो ये जो पोजीशन है ये मेटा ही है। ठीक है, और ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है तो ये ऑर्थो पैरा है, तो यहाँ पे 100% सेलेक्टिविटी के साथ यही बनेगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पीछे वाली केस में देखो, अगर मैं 2 CH3 लगा देता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट 100% यही बनता है, 100% यही बनेगा। 100% बनने का चांस, रीज़न क्या है कि ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है। इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये है, तो यहाँ लग सकते हैं, यहाँ लग सकते हैं, यहाँ लग सकता है। मेटा पोजीशन में लगेगा नहीं, तो हमारे पास 4 ऑर्थो पोजीशन होगी और चारों की चारों सेम पोजीशंस हैं। अगर तुम मिथाइल इसको कंसिडर करो तो इसके साथ अगर 1 इसको दूँ तो ये 2 पोजीशन होगी, 1 इसको दूँ 2 पोजीशन ही होगी, 1 इसको दूँ 2 पोजीशन ही है, 1 इसको दूँ 2 पोजीशन है। तो चारों डायरेक्शन में कहीं पर भी लग जाए प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अब तुम चाहे इधर लगा के देख लो, यहाँ लगा के देख लो, यहाँ लगा के देख लो, यहाँ देखो, चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, सेम ही पोजीशन है चारों। तो अगर रिएक्टेंट को उल्टा करोगे तो सेम ही मिलेगा क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो एक ही पोजीशन है और एक ही पोजीशन पे हमेशा लगता है। तो ये दो तरीके के यूज़ हो गया कि हम लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेटा सेलेक्टिविटी। मेटा सेलेक्टिविटी कहाँ आएगी, मेटा सेलेक्टिविटी आएगी जब हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें। जैसे मैंने ले लिया साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड, नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं ले लेता हूँ NO2 ले लेता हूँ, नाइट्रो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, वही करूँगा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा पोजीशन पे बनेगा। मेटा पोजीशन पे क्यों, क्योंकि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, कौन सी पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, NO2 पे। सो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जो CH3 लगेगा वो मेटा पोजीशन पे ही लगेगा। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास NO2 हो तो ऑर्थो पैरा बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि जो चीज़, जो कंपाउंड हम बनाना चाह रहे हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से नहीं बनता, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट reaction with aniline and phenol. सो एनिलीन और फिनॉल की केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर हम लोग देख के सोचें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनिलीन और फिनॉल के केस में पॉसिबल नहीं होती है। रीज़न क्या है कि एनिलीन में NH2 ग्रुप है, फिनॉल में OH ग्रुप है, दोनों के पास ही लोन पेयर है और दोनों ही लुईस बेस है। सो इसमें क्या है कि AlCl3 हमारा लुईस एसिड है और एनिलीन और फिनॉल क्या है, लुईस बेस है। अगर मेरे पास लुईस एसिड है, लुईस बेस है, तो वो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। AlCl3 का काम क्या था कि वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे और वहाँ से CH3 पॉजिटिव रिलीज कर पाए।
लेकिन अब AlCl3 क्या कर रहा है कि वो एनिलीन और फिनॉल के साथ ही रिएक्ट कर जा रहा है, फिनॉल उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो CH3 पॉजिटिव रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाती है। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो मेरे पास ये एनिलीन है और इसके पास ये है, और इसमें मैंने डाला है CH3 Cl और AlCl3 डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन किसके बीच में हो, AlCl3 और Cl एक दूसरे से रिएक्ट करें और ये रिएक्ट ना करें, क्योंकि हम हमारा स्टेप 1 क्या होता है कि ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करे AlCl3 से, और एल्काइल हैलाइड अगर AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा CH3 पॉजिटिव। जैसे ही CH3 पॉजिटिव रिलीज होगा वो बेंजीन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस, ऐसा होता ही नहीं है। ये जब हो जाता है तो ये रिएक्शन होती नहीं है। रिएक्शन क्यों नहीं होती है? रिएक्शन ना होने का रीजन क्या है कि एनिलीन AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब ये हो गया। अब इस वजह से क्या होता है कि सारा का सारा AlCl3 जो रिएक्शन करवाने जा रहा था वो खत्म हो जाता है। तो जितना AlCl3 है वो मोस्टली NH2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि हम ये दो इक्विवेलेंट में लेंगे और ये एक इक्विवेलेंट में। तो जितना भी रिएक्टेंट है वो सारा इसके साथ रिएक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, तो डीएक्टिवेशन हो गया यहाँ पे। अब ये बेंजीन रिंग रिएक्शन करेगी नहीं, डीएक्टिवेट हो गई है। अब ये जो रिएक्शन अब ये डीएक्टिवेट हो गई है, तो अगर थोड़ा बहुत AlCl3 बचा भी होगा तो वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, हमें CH3 पॉजिटिव मिल भी जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो अब इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे तो हो सकता है कि ये इधर चला जाए और हाइड्रोजन इधर आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव कंपाउंड के पास आना प्रेफर नहीं करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनिलीन के साथ। फिनॉल के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि फिनॉल भी AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो AlCl3 को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड बनने के बाद ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। आई थिंक ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा है। आ गया। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो तुम्हें पता चल गया है कि फ्रिडल-क्राफ्ट दो टाइप की है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइलेशन और एल्काइलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है, विद इन अ मॉलिक्यूल। तो पहले तुम्हें क्या लेना पड़ता है, बेंजीन लेनी है और उसके बाद CH3Cl लेना था, ठीक है, या CH3COCl लेना है। अब हम लोग क्या करें, ये इंटर मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये रिएक्शन हो रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। अब हम लोग क्या करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर कर रहे हैं कि रिएक्शन में खुद ही एसाइल क्लोराइड भी हो, एल्काइल क्लोराइड भी हो और बेंजीन भी हो। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमनली ये रिएक्शंस देखी जाती हैं।
ठीक है। तो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। अब इसमें अगर तुम AlCl3 डालोगे तो क्या होगा? पहली चीज कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर। तो कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंट्रा और इंटर दोनों पॉसिबल हैं, तो वहाँ पे पहले कौन सी होगी? इंट्रा होगी, इंटर होगी नहीं, क्योंकि इंट्रा होना बहुत आसान है। अब मैं अगर इसका मैकेनिज्म देखूँ तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा कि पहले AlCl3 के साथ अटैक होगा। तो ये जो Cl है वो क्या करेगा? AlCl3 के ऊपर अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने AlCl3 के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद यहाँ पे Cl और यहाँ पे AlCl3, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ दिया और ये इधर चला गया। रुको, मैं येलो कलर यूज करता हूँ कि एरोस तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे कार्बन थी और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ऑफ AlCl4। ठीक। अब क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो वापस इलेक्ट्रॉन देगा और मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ये रिएक्शन हो रही है। अब इसमें तुमने दो रिएक्टेंट्स नहीं लिए, एक ही रिएक्टेंट था। तो फ्रीडल ग्राफ में एक बेंजीन होती है और ये तुम्हारा एसाइल या एल्काइल यहाँ पे होता है। इस केस में क्या है कि एसाइल और एल्काइल ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर अवेलेबल है, तो बेंजीन भी अवेलेबल है और एसाइल और एल्काइल ग्रुप भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है। एक और करते हैं। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, बट ठीक है। अब इसमें हम लोग AlCl3 डालेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि AlCl3 डाला है तो तुम्हें आँख बंद करके पता चल जाना चाहिए, या तो फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन होगी या एसाइलेशन होगी। एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड O चाहिए होता है Cl के साथ, लेकिन वो तो है नहीं, तो सिर्फ Cl है, तो ये फ्रीडल ग्राफ एल्काइलेशन है। इतना तो हमें क्लियर है ही। अब क्या है कि यहाँ पे तुम्हें देखना है कि कौन सा Cl रिएक्ट करेगा। एक Cl हमारे पास ये है और एक Cl हमारे पास ये वाला है। हाउ विल यू नो कि कौन सा वाला रिएक्ट करेगा? कौन सा वाला रिएक्ट करेगा डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड ऐसे बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 4 मेंबर्ड रिंग। और 4 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? स्टेबल नहीं होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड और या फिर 6 मेंबर्ड। तो 4 मेंबर्ड रिंग 3 या 4 मेंबर रिंग अगर तुम्हारी कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बनना प्रेफर ही नहीं करेगी। सो ये यहाँ पे बनेगी नहीं। तो ये वाला जो Cl है वो रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा रिएक्ट करेगा? ये वाला रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4
5, 5 ये हैं, और ये अगर पांचवी कार्बन इधर से लग गई या इधर से लग गई तो 6, तो 6 मेंबर रिंग इसकी हमारी बहुत आराम से बन सकती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 दो ये हैं, या इसको अगर इधर से करें तो 1 2 3, और ये कहाँ होगा, बेंजीन के एक ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब 4। तो 4 मेंबर रिंग बन रही है, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। 4 मेंबर रिंग स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो 4 मेंबर रिंग बनाना प्रेफर नहीं करेगा। वो क्या प्रेफर करेंगे कि वो कैसे भी करके 6 मेंबर रिंग बना दिया जाए। तो वही होता है, इसमें तुम प्रोड्यूस करोगे तो AlCl3 उसके साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा, और वो इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा पास घुमा देता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा उल्टे साइड पे घुमा दिया, सो दैट ये आराम से हो जाए। तो ये बन गया हमारा डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये क्या हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ये रिएक्शन हुई। मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होने की वजह से इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई है। अब 2 Cl थे, 2 Cl में से एक ही Cl अटैच होगा। कौन सा वाला अटैच होगा, जो ज़्यादा लंबा है, लंबा होने की वजह से उसकी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 3 4 मेंबर्ड रिंग। इस वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बनना प्रेफर होगा। एक और ऑप्शन मैं देता हूँ, अगर तुम्हारे पास Cl इधर होगा, अब ये मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, सेम ही रिएक्शन ले लो। अगर ये 4 है और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, 1 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3, हाँ। तो अब देखो, ये जो Cl है ये बनाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, और ये जो Cl है ये बनाएगा 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा मोनोसाइक्लिक सॉरी बायसाइक्लिक, और एक बनेगा ट्राइसाइक्लिक प्लस ट्राइसाइक्लिक। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। 5 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड रिंग। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, फर्स्ट ये आएगा, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है फर्स्ट टाइम पे ये होगा, और ये भी है तो ये सेकेंड में होगा। अब मैंने 4 मेंबर रिंग इसलिए नहीं बनाई थी, 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती तो वो बनती नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या, एक 5 मेंबर रिंग बन सकती है और 6 मेंबर रिंग बन सकती है। तो पहले बनेगी 5 मेंबर रिंग, तो पहला प्रोडक्ट तुम्हें वहाँ पे मिलेगा। फिर उसी प्रोडक्ट, फिर एक दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है 6 मेंबर रिंग, और एक तीसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है जिसमें दोनों रिंग बन जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बेंजीन हो गया ये, बेंजीन के साथ एक यहाँ पे 5 मेंबर रिंग तुम्हारी ऐसे बनेगी। ठीक है,
उसके बाद एक बेंजीन के साथ तुम्हारी 6 मेंबर रिंग भी बन सकती है। ठीक है, और साथ में एक तीसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है कि दोनों साइड पे रिंग बन जाए, इधर भी, और अब इधर तो जगह है नहीं तो फिर वो इस साइड पे बनेंगे। तो इस तरीके से 3 प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ पे बन सकते हैं। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूल के अंदर ही ये रिएक्शन होती है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, इसको अच्छे से करना और बताना, तीनों प्रोडक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना कि कैसे बनाया। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ तक हमारा फ्रेडल ग्राफ रिएक्शन। ये फ्रेडल ग्राफ रिएक्शन खत्म हो चुका है। एसाइलेशन एल्काइलेशन हो गया है, लिमिटेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एल्काइलेशन एसाइलेशन जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर पहले पॉसिबल नहीं था, अब वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। मैं देख लूँ एक बार कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, ये तुम आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला था कि AlCl3 फ्यूम्स को देता है, वो तुम्हें पता ही चल गया है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हम लोग AlCl3 की जगह कोई और यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? बेसिकली एक लुईस एसिड चाहिए, और लुईस एसिड का काम क्या है कि वो कार्बोकेटायन जनरेट करे। तो AlCl3 के अलावा हम लोग कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं जो ये रिएक्शन करा सके। तो AlCl3 की जगह हम लोग और भी लाइक याद तो नहीं आ रहा, बोरॉन का कोई कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो लुईस एसिड की तरह काम करे। लेकिन बोरॉन के केस में क्या होता है कि BF3 और BCl3 बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर BI3 और BBr3 उन केसेस में उनकी लुईस एसिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो हेलोजन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आयरन के हम लोग लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं, लाइक FeCl3 में डेफिनेटली यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो FeCl3 AlCl3 के अलावा यूज़ हो सकता है। बाकी तो ठीक है। दूसरा अब हमारा रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। वैसे टाइम हो गया तो मैं उसको, नया टॉपिक है तो नए क्लास में कराना प्रेफर करूँगा। कैनिज़ारो रिएक्शन तुमने 12th क्लास में की होगी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास ऑटोमेटिकली पड़ा होता है, तो वो फर्दर कंडेंसेशन कर जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। व्हाट इज दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। खुद ही के मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा, खुद ही के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा। सो जो यहाँ पे एल्डिहाइड्स होते हैं उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, और रिडक्शन होकर वो क्या दे देते हैं? एल्कोहल। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ये होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन एक बार कल स्टार्ट करने से पहले एक बार तुम अपनी बुक में 12th क्लास की जो NCERT की बुक है उसके अंदर चेक कर लेना कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो तुमने 12th क्लास में 2 साल पहले पढ़ी थी वो कैसी थी। ठीक है, ऑल्दो फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स में करी होगी, बट उसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं।